नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप सक्सेना है। आई एम स्किन स्पेशलिस्ट। पिछले 25 साल से मैं स्किन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने महसूस किया कि विगत 5 सालों से लोगों का स्किन एंटी एजिंग के बारे में जानने के लिए काफी जिज्ञासा रही है और जो मीडिया में एंटी एजिंग के नाम पर जो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनके कारण काफी उन लोगों को एक कंफ्यूजन है कि क्या वो सचमुच उनके लिए यूजफुल है कि नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ एक मिस दूर करना चाहूंगा और कुछ टिप्स देना चाहूंगा जिससे आप समझ पाए कि हमें स्किन एंटी एजिंग के लिए क्या करना है। देखिए, हमारी स्किन की जो यूथफुलनेस है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो हैं वो 4 इंपॉर्टेंट हैं। कोलेजन हो गया, इलास्टिन, हाइलोरिक एसिड एंड वाटर। ये 4 फैक्टर्स हैं जो हमारी स्किन की टाइटनेस के लिए, यूथफुलनेस के लिए, वॉल्यूम प्रॉपर होने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी ट्रीटमेंट यदि इनकी रिमॉडलिंग के लिए वर्क करता है तो उसको हम एंटी एजिंग ट्रीटमेंट बोलेंगे। तो इनकी रिमॉडलिंग माइनर हो सकती है और मेजर हो सकती है। तो कुछ एक क्रीम्स जो अवेलेबल हैं जिनको एंटी एजिंग क्रीम बोलते हैं वो माइनर वर्क कर सकती हैं लेकिन मेजर कोलेजन और इलास्टिन रिमॉडलिंग नहीं कर सकती। रेटिनॉल, विटामिन सी और हाइलोरिक एसिड, पूरा की पूरा जो मीडिया है और इंटरनेट है इन 3 प्रोडक्ट से मेजॉरिटी भरा हुआ है। तो क्या हम इनको यूज करें तो हमारे लिए सब चीजें एंटी एजिंग के दायरे में जाएंगी? तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं कि हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या हमारी स्किन सेंसिटिव तो नहीं है। यदि सेंसिटिव स्किन है और हम विटामिन सी और रेटिनॉल रेगुलरली यूज करते हैं तो सेंसिटिविटी हमारी बढ़ सकती है। क्या विटामिन सी प्रॉपरली क्वालिटी कंट्रोल्ड है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो प्राइमरी लेवल पे आपको ये समझना होगा कि हम स्किन एंटी एजिंग के लिए इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें तो स्किन स्पेशलिस्ट की देखरेख में करें। नंबर 2, कोलेजन और इलास्टिन टिश्यू को हमको रिमॉडलिंग करना है। तो रिमॉडलिंग करने के जो इफेक्टिव तरीके हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रचलन में जो आमतौर पर इंडियन सिनेरियो में है उसको फेशियल बोलते हैं। तो यहां मैं ये एक मिथ दूर करना चाहूंगा कि फेशियल एंटी एजिंग के लिए एक एप्रोप्रिएट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के दायरे में नहीं आता है। इसका एंटी एजिंग पोटेंशियल बहुत मिनिमल होता है। कारण कि कोलेजन और इलास्टिन इनकी रिमॉडलिंग के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है, हीट ट्रांसफर की जरूरत है, उतनी कभी भी फेशियल्स के द्वारा नहीं मिल पाती है। तो ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि हम एंटी एजिंग के लिए यदि जा रहे हैं तो फेशियल लो पोटेंशियल गिविंग एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है। नंबर 2, चाहे वो फेशियल आपका हाइड्रा फेशियल हो, चाहे वो फेशियल आपका सिंपल फेशियल हो, पार्लर फेशियल हो। और एक और मिथ में दूर करना चाहूंगा कि डायमंड गोल्ड फेशियल, ऐसी कोई भी चीज साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि हम गोल्ड फेशियल लगाएंगे तो हमको गोल्ड मिलने वाला है। एंटी एजिंग एक साइंस है। हमें क्या करना है, कोलेजन और इलास्टिन जो हमें यूथफुलनेस देते हैं उसको रिजुविनेट करना है, रिमॉडल करना है, जिससे हमारी स्किन की इंटीग्रिटी बनी रहे, यूथफुलनेस बनी रहे। तो अब बात आती है कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनको हम रियल एंटी एजिंग प्रोसीजर मान सकते हैं। यदि हम डिवाइसेस की बात करें जो मशीन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं उनमें नंबर 1 ट्रीटमेंट आता है, उसको सुपर पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। स्किन की सरफेस के ऊपर एक एनर्जी दी जाती है जो कि ऊपर की सरफेस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन ये एनर्जी हीट की फॉर्म में ट्रांसफर होके स्किन की नीचे वाली सतह है
जिसमें कोलेजन और इलास्टिन है, उनको टिश्यूज को वो रिमॉडल करती है। मींस उनमें जो टूट फूट हो रही है, उनका जो डिसइंटीग्रेशन कर रहे हैं, उनको वो रोकती है और स्किन में टाइटनेस और यूथफुलनेस का इफेक्ट देती है। तो ये एक प्रूवन ट्रीटमेंट है जिसको सुपर पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नंबर 2, लेजर्स। लेजर एक ऐसी एनर्जी है जो स्किन की ऊपर की सतह को रिमूव कर सकती है, जिसको फ्रैक्शनल लेजर बोलते हैं या आरबीएम लेजर बोलते हैं या CO2 लेजर बोलते हैं, और उसी समय एक वो एनर्जी डिलीवर करती है जो अंदर के टिश्यूज को, कोलेजन, इलास्टिन को रिमॉडलिंग करती है। तो ये दूसरी डिवाइस है जिसका एंटी एजिंग पोटेंशियल जो है वो बेहतर है, लेकिन वो सारी लेजर्स जो स्किन की ऊपर की सतह को हटाती हैं, जैसे CO2 लेजर हो गई या आरबीएम लेजर हो गई, वो इंडियन स्किन में कभी कभी कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। तो उसका इस्तेमाल करने से पहले आपको डॉक्टर से अच्छी तरह बात करना चाहिए और उसकी सावधानी के बारे में समझना चाहिए। अब बात आती है कि कुछ ग्रोथ फैक्टर्स और कुछ कोलेजन रिमॉडलिंग फैक्टर्स हैं जो हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। उन फैक्टर्स को यदि हम स्किन की सरफेस के अंदर इंजेक्ट करें, इंजेक्शंस, तो वो अंदर से जो टूट फूट हो रही है, हमारी कोलेजन, इलास्टिन टिश्यूज या फिर हाइलोरेनिक एसिड का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, उनको वो बेटर कर सकते हैं। तो इसको PRP थेरेपी बोलते हैं। यदि PRP इंजेक्शंस हम स्किन के अंदर फेस पे देते हैं तो वो कोलेजन रिमॉडलिंग करेंगे। उससे क्या होगा, फाइन रिंकल्स में अंतर आ सकता है, स्किन की एजिंग के कारण जो वॉल्यूम कम हुआ, टाइटनेस कम हुआ, उसमें अंतर आ सकता है। तो ये दूसरा ट्रीटमेंट हुआ जिसे हम मान सकते हैं कि वो एंटी एजिंग पोटेंशियल के हिसाब से ट्रीटमेंट है। तीसरा ट्रीटमेंट आता है जिसको हम फिलर्स बोलते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, स्किन ग्रेविटी के कारण सैगिंग होना चालू होती है, ये जो टिश्यूज है ये लूज होना चालू होता है। तो सबसे पहले जो हमारे को फोल्ड आते हैं उनको नेजोलेबियल फोल्ड बोलते हैं, कि हमको नाक के और लिप के पास में एक लाइन आना चालू होती है, समय के साथ साथ वो गहरी होती जाती है, इसको नेजोलेबियल फोल्ड बोलते हैं। स्किन सैगिंग होती है, यहाँ एक लूज स्किन दिखने लगती है, तो हमारी जो जॉ लाइन है वो एक सही दिखने की जगह थोड़ा एक डेविएटेड दिखती है। तो ये एजिंग के साइंस हैं। इनमें कोई चीज वर्क करती है, उनको फिलर्स बोलते हैं, कि कुछ एक ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जिनको हाइलोरेनिक एसिड बोलते हैं, जिनको इंजेक्ट यदि किया जाए तो उन लाइंस को हम भर सकते हैं, जो आमतौर पर जो सेमी परमानेंट फिलर्स हैं वो ऑलमोस्ट 4 से 6 महीने तक काम करते हैं और हर 4 से 6 महीने में आपको रिपीट करना होता है। फिर बात आती है ट्रीटमेंट की, जिसको बोटॉक्स बोलते हैं, कि हमको बात करते समय यदि बहुत हंसते समय ये लाइंस आती हैं हमारे, जब हम गुस्सा करते हैं तो ये लाइन प्रोमिनेंट होती हैं, आईब्रोज की लाइन, देन हमारे को फॉरहेड की लाइंस प्रोमिनेंट हो जाती हैं। इनको प्रोमिनेंट करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारी मसल्स हैं, फेशियल मसल्स। तो बोटॉक्स एक ऐसे इंजेक्शन है, जब इंजेक्शन दिए जाते हैं तो उन मसल्स को वो रिलैक्स कर देते हैं, तो हंसते समय और नॉर्मली हमारी जो लाइंस हैं वो उतनी प्रोमिनेंट नहीं दिखती है। इट इज अनदर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट। तो ये वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है। अब बात आती है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में किसी को एंटी एजिंग के लिए जाना है तो कब जाना चाहिए। देखिए, एंटी एजिंग जरूरी नहीं है आपको रिंकल्स आ गया या नेजोलेबियल फोल्ड आ गया तब ही आपको जाना है। 25 इयर्स की एज के बाद से एजिंग फास्ट होती है, तो हमको उसके लिए प्रिकॉशंस लेना चालू कर देना चाहिए। क्या प्रिकॉशन है? नंबर 1, स्किन की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो स्किन में वाटर का होना, जिसको मॉइस्चराइजर बोलते हैं। तो हमको दिन में 2 बार मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। एजिंग फास्ट करने के लिए जो नंबर 1 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बोलते हैं। तो उनको ब्लॉक करने के लिए हमको सनस्क्रीन यूज करना है। सनस्क्रीन
मात्र 3 घंटे वर्क करता है तो दिन में 2 से 3 बार आप उसको लगा सकते हैं। दो, तीसरी चीज, हमको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए। खाने पीने में वो सब चीजें जो हमारी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दें, न्यूट्रिएंट्स दें, विटामिन दें, मिनरल्स दें, इनको एक्यूरेट और सही मात्रा में लें। चौथी चीज, हमको रेगुलर एक्सरसाइज पे जाना चाहिए, स्ट्रेस से बचना चाहिए। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जो एंटी एजिंग के दायरे में आती है। अब बात आती है एंटी एजिंग क्रीम्स की। तो आमतौर पर हाइलोरोनिक एसिड, विटामिन सी, ये दो चीजें कोई भी यूज कर सकता है ये सोच के कि ये सेफ है। मॉइस्चराइजर रेगुलर लगाना चाहिए, सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, हमको स्ट्रेस से बचना चाहिए और किसी भी ट्रीटमेंट को लेने से पहले स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि हर ट्रीटमेंट हर किसी के लिए बना हुआ है ऐसा नहीं है। किसके लिए बोटॉक्स जरूरी है, किसको फिलर जरूरी है, किसको स्किन टाइटनिंग डिवाइसेस पे जाना है, किसको लेजर पे जाना है, ये स्किन स्पेशलिस्ट बेहतर ढंग से डिजाइन कर सकता है और आपको बता सकता है। एक और चीज जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको बोलूंगा कि सबसे बड़ी मिथ जो है कि जितनी भी एक्सपेंसिव क्रीम्स हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। बिलीव मी, ये सही नहीं है। कौन सी क्रीम आपके लिए इफेक्टिव है ये चीज उसकी कॉस्ट से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो एंटी एजिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किसी भी प्रोटोकॉल को फॉलो करने से पहले उसके एक्सपर्ट से जाके उसके बारे में समझें।